डिस्कस किया था प्रिंटरों को कि प्रिंटर आपके कितने प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और इम्पैक्ट भी कितने प्रकार के होते हैं, नॉन इम्पैक्ट भी कितने प्रकार के होते हैं। प्लॉटर पढ़ा था हमने, और प्लॉटरों को कितने टाइप पे डिवाइड किया गया है या क्लासिफाई किया गया है, वो हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, मेमोरी का, कि कंप्यूटर में आपकी मेमोरी क्या होती है। तो कंप्यूटर में डेटा को सुरक्षित रखने का स्थान या डेटा के भंडारण के लिए जिस भी डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, मेमोरी कहा जाता है। यह डिवाइस इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहण या स्टोर करके रखता है। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। मानव में कुछ बातों को याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में डेटा को याद रखने के लिए क्या होती है, आपकी मेमोरी होती है। यह मेमोरी सीपीयू का अभिन्न अंग है, मतलब ऐसा अंग जिसको अलग नहीं किया जा सकता, अभिन्न अंग है। इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी, और आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, या प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को स्टोर करके रखने के लिए आप मेमोरी का क्या करते हो, उपयोग करते हो। कंप्यूटर में एक से अधिक मेमोरी होती हैं। हम उनको सामान्यतः प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, या हमने दो प्रकार पे उनको क्या किया गया है, वर्गीकृत किया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, वो वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थिर। अस्थिर मतलब प्राइमरी मेमोरी में आप जो भी डेटा को सुरक्षित करोगे वो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है आपकी, वो होती है नॉन वॉलेटाइल, मतलब स्थायी। इसमें आप जो भी डेटा को संग्रहण करोगे वो क्या होगा, इसमें स्थिर बना रहेगा। अस्थिर मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, डेटा को अस्थायी रूप से कंप्यूटर के ऑन होने से लेकर कंप्यूटर बंद होने तक ही रखती हैं। अर्थात कंप्यूटर अचानक बंद हो जाए या बिजली चली जाए पर कंप्यूटर के डेटा नष्ट हो जाता है। आपकी लाइट चली गई, कंप्यूटर किसी कारणवश बंद हो गया, तो जो आपकी मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो डेटा था वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा या डिलीट हो जाएगा। स्थिर मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, आपके कंप्यूटर को प्रारंभ करने में सहायक होती है। इसमें कुछ अत्यंत उपयोगी फर्मवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को बूट करने में मदद करते हैं। बूट का मतलब होता है कंप्यूटर का चालू होना। कंप्यूटर की चालू होने की प्रक्रिया को कहा जाता है बूटिंग। बूट मतलब कंप्यूटर को चालू करना। तो आपके कंप्यूटर को चालू करने वाली जो फाइलें होती हैं वो कहाँ सुरक्षित होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी में सुरक्षित होती हैं। बूटिंग कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, इसे मुख्य मेमोरी कहा जाता है। द्वितीय संग्रहण वह होता है जो डेटा को लंबे समय तक अपने अंदर बनाए रखे। इसके एग्जाम्पल आपके हैं फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सब इसी के अंतर्गत आए, सेकेंडरी मेमोरी। अब हम आते हैं बिट और बाइट के कंसेप्ट पे कि बिट और बाइट का कंसेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बिट और बाइट के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। बिट, मेमोरी में स्टोर किया गया डेटा क्या 0 या 1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 0 तथा 1 को संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट कहा जाता है। संक्षेप में इन्हीं को क्या कहा जाता है, बिट कहा जाता है। यह बिट कंप्यूटर की मेमोरी में घेरे गए स्थान को मापने का कार्य करती है। आपको वजन तौलना है, किलोग्राम में तौलोगे वजन। आपको कोई लिक्विड तौलना है, द्रव, तो आप क्या लीटर में उसको मेजर करोगे। ऐसे ही कंप्यूटर में आप जो डेटा सुरक्षित करके रखते हो उसको नापने की या मापने की इकाई क्या कहलाती है, आपकी मेमोरी। अब उस डेटा को मापने की सबसे छोटी इकाई, जैसे हम एक नॉर्मल सी बात करें, अगर वजन बोलेंगे तो ग्राम सबसे छोटी इकाई होगी, उससे छोटा हमको मतलब नहीं है, और भी है उससे मतलब नहीं, हम तो ग्राम मान रहे हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में डेटा को सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, संग्रहित करने की, बिट। और बिट का मतलब होता है 0 या 1।
हमने अपने सबसे पहली क्लास में ही डिस्कस किया था, कंप्यूटर में आप जो भी इनपुट देते हो वो बाइनरी फॉर्म में देते हो। कंप्यूटर को आप जो भी निर्देश देते हो वो 0 और 1 के फॉर्म में ही देते हो। जब कंप्यूटर को निर्देश आप 0 1 के फॉर्म में दे रहे हो तो कंप्यूटर में जो भी परिणाम होगा वो भी 0 1 के फॉर्म में ही सुरक्षित होगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर आपका एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो सिर्फ और सिर्फ 0 या 1 पर ही काम करती है। चाहे तो आप इनपुट दे रहे हो तो 0 1 में दोगे, सेव कर रहे हो तो 0। कंप्यूटर में जो कुछ भी काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ 0 1 से संबंधित होता है। डेटा को मापने की सबसे छोटी इकाई यहां से आपको क्लियर हो गया। बिट क्या होता है? 0 या 1, या तो 0 होगा या 1 होगा। अब बिट से हम और आगे बढ़े, हमने 4 बिटों को जोड़ दिया और क्या नाम रखा उसका? एक निबल या निबल नाम रखा। अब एक निबल में क्या हो सकता है? 0 0 1 1 या फिर 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0। ये भी एक निबल हो गई। 4 0 लिख दी मतलब एक निबल है। तो ये आपका क्या है? कंसेप्ट हुआ एक निबल का। एक निबल में आपकी कितनी बिट होती है? 4 बिट होती है। इसी की तरह हम आगे बढ़े तो निबल से बड़ी इकाई आई, उसका नाम रखा बाइट। अब एक बाइट में 8 बिट होती हैं। निबल तो 8 हो गए ये, 2 4 6 8। एक बाइट में कितने निबल होते हैं? सॉरी, एक बाइट में कितनी बिट होती हैं? 8 बिट। ठीक है, इतना हुआ क्लियर। अब एक निबल में कितनी बिट होती थी? 4। तो एक बाइट में 2 निबल भी होते हैं। अगर आपसे कभी निबल का बोल देगा तो एक बाइट में 2 निबल। क्यों? क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होती हैं और एक निबल में 4 बिट होती हैं, तो 4 और 4 तो 2 निबल। सही है? तो यहां से आपका निबल का कंसेप्ट हो जाएगा। इसके बाद आप आगे देखोगे तो निबल को कई बार क्या है, ऐसा भी लिखा मिल जाता है, एक निबल से आशय है बाइट का आधा, हाफ ऑफ बाइट। बाइट का आधा ही तो हुआ। 4 8 में से 4 बचे तो आधा ही हो गया ना। तो एक निबल का मतलब क्या होता है? हाफ ऑफ बाइट का आधा। ठीक है। इसके बाद बाइट के बाद आपकी मेमोरी और बढ़ी तो क्या आया? किलोबाइट। उसको कहा गया केबी। एक केबी में 1024 बाइट होते हैं। 10 की घात 3 क्या होती है? उसमें बाइट होती है। 10 की घात 3 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000। 1024 के कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट है, समतुल्य है। 1024 और 1000 19 एक बराबर हो गए। ठीक है। 2 की घात 10, 2 की घात 10 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार? 10। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128 इंटू 2 256 इंटू 2 512 इंटू 2 1024। मतलब अगर 10 की घात 2 की घात 10 भी लिखा है तो इसका मतलब भी 1024 ही होता है। लेकिन क्या है, आपको 10 की घात 3 या 2 की घात 10 इनको इसीलिए ऐसा टुकड़ों में लिखा गया है क्योंकि कई बार क्या होता है, पेपर में यह पूछ लिया जाता है 1 केबी का मान क्या होता है। अगर 2 की घात में दे रखा हुआ तो 2 की घात 10 होता है। 10 की में दिया तो 10 की घात 3। इसके बाद आप केबी से बड़े एमबी में क्या होता है? 1 एमबी में 1024 केबी होते हैं। 10 की घात में बात करें तो 6 होते हैं और 2 की घात में बात करें तो कितने होते हैं? 20 होते हैं। आप अब 10 की घात में बढ़ोगे तो 3 बढ़ाते जाओगे। देख लो, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 18, 21 और 24। और 2 की घात में बढ़ोगे तो आप 10 बढ़ रहे हैं। 10, 2 की घात 20, 2 की घात 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ये फिगर आपको याद करना है क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे संबंधित। और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में या कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे।
तो ज्यादातर अब नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे क्योंकि इस क्लास का समय हो जाएगा। तो क्या डिस्कस करना है उसमें भी मैं बताया दे रहा हूं। कई बार क्या है ऐसा लिखा मिल जाता है 1.8 MB, इसका मान केबी में या फिर इसका मान बिट में या बाइट में कितना होगा। मतलब क्या है, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाना पूछ लेते हैं, छोटी इकाई से बड़ी। मान लो आपसे कोई बोल दे 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो ये कन्वर्जन ही है ना। ऐसे ही आपका मेमोरी का कन्वर्जन भी पूछा जाता है, तो वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पर आपको मैंने कल भी बोला था और आज फिर से बोल रहा हूँ, इस पूरे स्ट्रक्चर को, जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से याद करना है। एमबी से बड़ी इकाई है आपकी जीबी, जीबी से बड़ी इकाई है आपकी टीबी, टीबी से बड़ी इकाई है आपकी पीबी, पीबी से बड़ी इकाई है आपकी एक्सबी, एक्सबी को कभी कभी ईबी भी लिखा मिल जाता है, ई एलिफेंट वाला ई। क्यों? क्योंकि इसका नाम एक्साबाइट है, एक्स से ना मिलके ईबी भी लिखा मिल जाता है। और फिर आप कहाँ आओगे, जेड बी पे, और जेड बी के बाद आओगे आप बाय बी पे। सबके फुल फॉर्म बताया दे रहा हूं। केबी का क्या होता है, किलोबाइट, एमबी का होता है मेगाबाइट, जीबी का होता है गीगाबाइट, टीबी का होता है टेराबाइट, पीबी का होता है पेटाबाइट, एक्सबी का होता है एक्साबाइट, जेड बी का होता है जेड बी है ना, हाँ जीटाबाइट, और बाय बी का योटाबाइट। ठीक है, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जीटा, योटा। अभी तक हम अभी तक की बात कर रहे हैं, अभी तक आपके मेमोरी को स्टोर करने के लिए इससे ज्यादा इकाई कोई भी नहीं बनी है। योटा बाइट आप बोलोगे हाईएस्ट इकाई है, और हम तो अगर एक नॉर्मल सी बात भी बोले ना, तो योटा बाइट भी बहुत बड़ी इकाई हो गई, बहुत बड़ी इकाई। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेमोरी को क्या है, दो टाइप पे क्लासिफाई किया गया है या वर्गीकृत किया गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी पे आते हैं हम। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें जो भी आप डेटा को सुरक्षित करते हो वो लंबे समय तक बना नहीं रहता है, कुछ समय बाद इसके अंदर का डेटा क्या हो जाता है, मिट जाता है, या लाइट चले जाने पर इसके अंदर का डेटा मिट जाता है। या हम एक और लैंग्वेज में बोले तो प्रोसेसिंग के दौरान या प्रोसेसिंग के समय हमारा डेटा प्राइमरी मेमोरी में रहता है, और प्रोसेसिंग के बाद प्राइमरी मेमोरी से डेटा कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, हटा दिया जाता है। देखते हैं, मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह डेटा, सूचना एवं प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहती है। प्राइमरी मेमोरी में क्या रहता है, उपस्थित रहता है, और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध रहते हैं। मतलब जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तुरंत आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यह मेमोरी अस्थिर मेमोरी होती है क्योंकि इसमें लिखा हुआ डेटा कंप्यूटर बंद हो जाने पर और बिजली चले जाने पर क्या हो जाता है, मिट जाता है। प्राइमरी मेमोरी भी कहलाती है। इसे प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, आप भाई याद रखना कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसी को क्या कहा जाता है, मेन मेमोरी कहा जाता है। मेन मेमोरी के बाद इसी को क्या कहा जाता है, टेम्परेरी। ठीक है, प्राइमरी नाम है उसका, मेन मेमोरी नाम है, टेम्परेरी मेमोरी नाम है, वॉलेटाइल भी नाम। वॉलेटाइल मतलब मिट जाने वाली, नष्ट हो जाने वाला। ठीक है, अब जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है वो मुख्यतः दो प्रकार की ही होती है। ठीक है, अब इन दोनों को पहले मैं नाम बता रहा हूं इनके, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड का फुल रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस कभी भी उपयोग कर लो, रीड में ओनली मेमोरी मतलब सिर्फ पढ़ने लायक मेमोरी। ठीक है, इन दोनों को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम एक बेसिक टर्म को डिस्कस करते हैं, वो है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए सबसे छोटा डिवाइस होता है, उपकरण होता है। एक रजिस्टर में 8 बाइट से लेकर 256 बाइट तक क्या कराया जा सकती है, सुरक्षित करके रखी जा सकती है। एक कॉमन एक्यूमुलेटर का नाम बता रहा हूं, मतलब
जो आपको एक्यूमुलेटर ही है, एक कॉमन रजिस्टर का नाम बता रहा हूं, क्या? एक्यूमुलेटर। प्रोसेसिंग के टाइम पे आपका जो भी डेटा रहता है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर रहता है, जो भी रिजल्ट दिखाते हैं वो भी एक्यूमुलेटर में ही स्टोर रहता है। फिर आपको कहीं पे सेव करना है, आप वहां पर कर सकते हो। आपके कंप्यूटर में 6 रजिस्टर होते हैं, लेकिन आपको उस चीज का याद नहीं रखना है। ठीक है, आप तो मेन आप क्या याद रखो कि रजिस्टर एक कोई उपकरण रहता है जो डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। 8 बाइट से लेकर 256 एक रजिस्टर में स्टोर की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद एक मेमोरी होती है कैश मेमोरी। कभी मोबाइल में देखी है कैश मेमोरी? नहीं देखी? ठीक है। कैश मेमोरी आपकी ऐसी मेमोरी होती है, जैसे आप गैलरी में जाते हो मोबाइल की में, तो आपने देखा होगा फोटो रिफ्रेश नहीं होते, पहले से उनके छोटे छोटे प्रारूप लिखे दिखते हैं अपन को कि ये इस चीज का फोटो है, ये इस चीज का है, ये इस चीज को क्लिक करोगे तो वही चीज खुलेगी। तो आपका कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो आपके कंप्यूटर में उपस्थित थंबनेल्स, जो आपके छोटे छोटे फोटो दिख रहे हैं ना, उनको थंबनेल्स कहा जाता है। कंप्यूटर में उपस्थित थंबनेल्स को क्या करता है? रिफ्रेश करने का काम करता है। अगर मान लो कैश मेमोरी ना हो और आप कंप्यूटर चला रहे हो, तो बार बार आप मोबाइल खोलोगे और कंप्यूटर खोलोगे, बार बार वो फोटो क्या होंगे? लोड होंगे तो रैम खाएंगे, और रैम खाएंगे तो आपके मोबाइल की स्पीड को क्या करेंगे? स्लो करेंगे। तो कैश मेमोरी ना तो रैम की तरह होती ना रोम की तरह होती, इन दोनों से संबंधित कार्य करती है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो कैश मेमोरी का काम यह रहता है कि यह हमारे डिवाइस की, चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, इसकी स्पीड अच्छी बनाए रखने में मदद करती है कैश मेमोरी। ठीक है, कि हमारा जो भी उपकरण है वो अच्छे से चले, वो किसकी जिम्मेदारी है? कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी बनती कहां से? तो रैम का कुछ हिस्सा ले लिया जाता है, अपन नहीं लेते, कंप्यूटर स्वयं ले लेता है, मोबाइल स्वयं ले लेता है। रैम से कुछ क्या मेमोरी को छीन लिया और बन गई क्या? कैश। कैश को कितनी भी बार डिलीट करो, डिलीट हो जाएगी, 1 सेकंड बाद फिर बन जाएगी। कैश मेमोरी में क्या रहता है? आपका जो भी क्रियाएं चल रही होती हैं, प्रोसेसिंग चल रही होती हैं, वो सब कैश मेमोरी में ही चलती है। ठीक है, क्योंकि आप मान लो कि कभी भी किसी चीज को ओपन कर रहे हो, वो फटाक से खुल रही है, आपको बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा, एकदम तुरंत खुल रही है, तो कैश मेमोरी के कारण ही खुल रही है। अब हम आते हैं रैम पर और रोम पर। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म तो आपको अच्छे से याद रखना है। रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी होती है। कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डेटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही क्या किया जाता है? संग्रहित किया जाता है, और सीपीयू के द्वारा आवश्यकता पड़ने पर वहां से प्राप्त किया जाता है। रैम में डेटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। कंप्यूटर बंद हो जाने पर, बिजली चले जाने पर रैम में संग्रहित या स्टोर डेटा मिट जाता है। इसलिए रैम को वॉलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। ये रैम के प्रकार लिखे हुए हैं: 4 MB की रैम, 8 MB की रैम, 16 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB। ये रैम के क्या है? आपके प्रकार हैं। पर रैम से संबंधित आपको यही याद रखना है कि प्रक्रिया के दौरान कोई भी डेटा आपका रैम में सुरक्षित रहता है, आवश्यकता पड़ने पर रैम से ले लिया जाता है। और कोई भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो चाहे आपका मोबाइल हो, जब तक आप उस सॉफ्टवेयर पर काम करोगे वो सॉफ्टवेयर कहाँ खुला रहेगा? रैम। अगर आपको उसका डेटा सेव करके रखना है तो सुरक्षित करोगे तो हार्ड डिस्क में हो जाएगा, नहीं तो जैसे ही आप मिटाओगे वो डेटा मिट जाएगा। कभी कोई फाइल आप सेव ना कर पाओ और आप उसको बंद कर दोगे तो वो डेटा गया। क्यों? क्योंकि वो रैम में था। रैम आपकी 3 प्रकार की होती है: डी रैम, एस डी रैम और एस रैम।
डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रीड ओनली मेमोरी, सॉरी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एसडी रैम का फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तीनों के फुल फॉर्म बहुत अच्छे से क्या करने हैं, याद करने हैं। डी रैम पे आते हैं। डी रैम को संक्षेप, सॉरी डायनेमिक रैम को संक्षिप्त में डी रैम कहा जाता है। रैम का ये सबसे साधारण क्या होता है, प्रकार होता है, तथा इसे जल्दी जल्दी रिफ्रेश करने की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। और जल्दी जल्दी रिफ्रेश करने का मतलब ये होता है कि जो आपकी रैम की चिप है उसको आप विद्युत आवेशी कर रहे हो, आप विद्युत आवेशी कर रहे हो, रिफ्रेश किया, डेटा मिट गया। इसीलिए डी रैम में आप जो डेटा सुरक्षित करके रखते हो वो क्या करता जाता है, आगे खिसकाता जाता है, निरंतर डेटा को क्या करता जाता है, शिफ्ट करता जाता है, आगे बढ़ाता जाता है। सॉरी जल्दी जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। रिफ्रेश का अर्थ यहाँ पे चिप को विद्युत आवेशी करना होता है। यह 1 सेकंड में लगभग 1000 बार रिफ्रेश हो जाती है। आप तो रिफ्रेश से ये मानो जितना रिफ्रेश होगा डेटा खत्म करती जाएगी, आगे शिफ्ट करती है। तथा प्रत्येक बार रिफ्रेश होने के कारण यहाँ पहले की वस्तु क्या करती जाती है, मिटा दी जाती है, या इसको आगे की ओर क्या करती जाती है, शिफ्ट कर दी जाती है। यहां से मिट गई, आगे फेंक दी, यहां से मिटा दिया, आगे भेज दिया। डी रैम के बाद आप आओगे सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। सिंक्रोनस डायनेमिक रैम आपका डी रैम का ही एडवांस्ड वर्जन है। इसको एस डी रैम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी तेज गति का कारण यह है कि यह सीपीयू की घड़ी के हिसाब से क्या होती है, रिफ्रेश होती है। जल्दी जल्दी रिफ्रेश नहीं होती, सीपीयू की घड़ी के हिसाब से रिफ्रेश होती है। मतलब डी रैम की अपेक्षा कम रिफ्रेश होती है, और कम रिफ्रेश होती है तो इसके अंदर जो डेटा रहता है वो थोड़ी समय तक बना रहता है, उसके बाद क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए ये डी रैम की अपेक्षा डेटा को तेजी से हस्तांतरित करता है या ट्रांसफर करता है। अब आप आओगे स्टैटिक रैम पे, एस रैम। यह ऐसी रैम होती है जो कम रिफ्रेश होती है। कम रिफ्रेश होने के कारण यहाँ डेटा को मेमोरी में अधिक समय तक रखा जाता है या रखता है। डी रैम की अपेक्षा एस रैम तेज और महंगी होती है। एस रैम आपकी अगर आप देखोगे ना तो और रैमों की अपेक्षा क्या आती है, महंगी आती है। पर महंगी आने के कारण तो ठीक है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, स्पीड वाइज अच्छी है। महंगी तो है लेकिन स्पीड क्या है, और रैमों की अपेक्षा अच्छी है। अब आपसे कभी कोई पूछता है ऐसी कौन सी रैम होती है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, तो डी रैम। ऐसी कौन सी रैम होती है जिसकी स्पीड बहुत अधिक होती है, तो एस रैम। सबसे तेज गति की रैम एस रैम, सबसे महंगी रैम एस रैम। ऐसी कौन सी रैम है जो सीपीयू की घड़ी के हिसाब से रिफ्रेश होती है, तो आपकी डी रैम। फुल फॉर्म इनके याद रखनी है। इसके बाद हम आएंगे किस पर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोम। रैम पढ़ लिया, अब हम आएंगे रोम पे। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ऐसी मेमोरी कि इसमें जो सुरक्षित डेटा है उसको पढ़ सके। रीड ओनली मेमोरी मतलब पढ़ने योग्य। अब देखो इसमें एक पहले अपन थ्योरी देखते हैं। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। यह स्थायी मेमोरी होती है। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, प्राइमरी मेमोरी को अभी बोल रहे थे अस्थायी, अब स्थायी बोल रहे हैं। तो क्या है, जो आपकी रैम है उसमें तो डेटा जल्दी जल्दी क्या होता जाता है, डिलीट होता जाता है, तो वो क्या है, अस्थायी। पर रैम की अपेक्षा, मैं क्या कह रहा हूं, कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, रैम की अपेक्षा रोम जो रहती है वो परमानेंट रहती है। की अपेक्षा, रैम की अपेक्षा। अगर आपसे फिर भी कभी कोई पूछ लेता है कि परमानेंट मेमोरी कौन सी है और वहां रैम रोम लिखे हैं ना, तो आप रोम को लगाओगे। क्यों, क्योंकि रैम की अपेक्षा गलत यहाँ परमानेंट है। ठीक है,
इसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम स्टोर कर दिया जाता है। इस मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार आपने पेन से किसी चीज को लिख दिया तो आप उसको इरेज नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। सही है। तो रोम में आप जो भी डेटा को सुरक्षित करते हो उसको आप मिटा नहीं सकते। आवश्यकता पड़ने पर केवल पढ़ा जा सकता है, इसलिए यह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में संग्रहित डेटा नष्ट नहीं होता है, अतः रोम नॉन वॉलेटाइल या स्थायी मेमोरी कहलाती है। रोम आपके विभिन्न प्रकार होते हैं जो आपके निम्नलिखित हैं। रोम आपकी होती है 3 प्रकार की, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई रोम। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ई प्रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीनों के आपको फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद रखने हैं। सबसे पहला प्रकार आते हैं हम पी रोम पे। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम आपका एक ऐसा रोम होता है जिसमें आपने एक बार किसी डेटा को संग्रहित कर दिया, उस डेटा को आप बार बार उपयोग तो कर सकते हो पर उस डेटा को मिटा नहीं सकते। मतलब एक बार आपने जो डेटा लिख दिया तो लिख दिया, पढ़ सकते हो, मिटा नहीं सकते। पी रोम यह एक ऐसी मेमोरी होती है, ऐसी मेमोरी है इसमें एक बार डेटा संग्रहित होने के बाद इन्हें मिटाया नहीं जा सकता और ना ही परिवर्तित किया जा सकता है। जो भरा हो गया सो हो गया। अब हम आते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेज का मतलब समझते हो, मिटाने। इरेज मतलब मिटाना होता है। तो यह मेमोरी ऐसी है कि इसके अंदर आप जो डेटा स्टोर करते हो उसको आवश्यकता पड़ने पर आप क्या कर सकते हो, मिटा भी सकते हो। यह पी रोम की तरह ही होती है लेकिन इसमें संग्रहित प्रोग्राम को परावैगनी किरणों के द्वारा मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम को क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। ई प्रोम में जो डेटा भरा है उस डेटा को मिटाना है तो परावैगनी किरणों में रख दो। परावैगनी किरणें कहां से मिलती हैं, सूरज की किरणों से। अवरक्त किरणें, परावैगनी किरणें, दो, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रे। सूरज से एक्स-रे भी आती है, अल्फा बीटा बहुत सारी रे निकलती हैं, तभी तो सूरज की किरणों को हार्मफुल कहा जाता है, हानिकारक कहा जाता है। तो आप क्या अल्ट्रावायलेट रे परावैगनी किरणों में आप रखोगे, 5 से 6 घंटे के लिए धूप में रख दोगे, इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, मिट जाएगा अपने आप। लेकिन भाई इंसान है, 5 से 6 घंटे का सबर नहीं था, उन्होंने एक और प्रकार बनाया, उसका नाम रखा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसके अंदर के डेटा को लाइट की मदद से क्या किया जा सके, इरेज किया जा सके या मिटाया जा सके। इसमें क्या है, 5 वोल्ट का प्लस चार्ज, प्लस 5 वोल्ट का चार्ज। 5 वोल्ट समझते हो, बहुत ही कम वोल्टेज होता है। 5 वोल्ट के पावर से इसके अंदर के डेटा को विद इन सेकेंड, 1 सेकंड के अंदर क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। प्राइमरी रैम, रोम, रैम में 3 प्रकार, रोम में 3 प्रकार, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी कैश मेमोरी है, और कैश मेमोरी को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कैश मेमोरी हमारी ऐसी मेमोरी होती है जो ना रैम की तरह होती ना रोम की तरह होती, इन दोनों से रिलेटेड काम करती है और हमारे डिवाइस की स्पीड अच्छी बनाए रखने में मदद करती है। हमारे कंप्यूटर में जो भी थंबनेल्स वगैरह खुल रहे हैं, थंबनेल्स बन रहे हैं, वो रैम की कैश की बदौलत ही बनते हैं। अगर कैश को डिलीट कर दोगे तो स्वयं ही उस अपने आप को क्या कर लेगी, बना लेगी, और कैश की मदद से क्या हो जाता है, हमारे कंप्यूटर या मोबाइल की रैम या अधिक उपयोग नहीं होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपकी इतनी ही होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आपकी ऐसी मेमोरी होती है कि इसके अंदर आप जो भी डेटा को सुरक्षित करके रखते हो वो लंबे समय तक इसके अंदर बना रहता है।
मतलब सीधा सीधा परमानेंट अगर आपको किसी डेटा को सुरक्षित करके रखना है तो आप कहाँ सेव कर दो उसको, सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर दो। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को या सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का भाग नहीं होता, इसको कंप्यूटर से अलग से जोड़ा जाता है। अगर आपसे कभी कोई एग्जाम में पूछ ले कि हार्ड डिस्क मदरबोर्ड पर लगी होती है या मदरबोर्ड से जुड़ी रहती है, तो मदरबोर्ड पर लगी नहीं होती, मदरबोर्ड से जुड़ी होती है। हार्ड डिस्क को अलग से मदरबोर्ड से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। कुछ साटा केबल होती हैं, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है SATA। एस का मतलब सीरियल, ए का मतलब एडवांस, टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। जोड़ने के लिए एक कैसी टेक्नोलॉजी, सीरियल या क्रमिक टेक्नोलॉजी, उसका नाम रखा साटा केबल है। ठीक है, साटा केबल की मदद से हम हमारी हार्ड डिस्क को किससे जोड़ सकते हैं, मदरबोर्ड से जोड़ सकते हैं, अलग से जोड़। इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वह स्थायी होता है, अर्थात कंप्यूटर बंद हो जाने पर इसमें स्टोर डेटा क्या है, डिलीट नहीं होता। आवश्यकता के अनुसार आपको भविष्य में इसमें सेव फाइल या फोल्डर को खोलकर देखना होता है, तो आप उसको खोलकर देख सकते हो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की आप बात करो तो आपकी फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, CD, DVD, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टैप, फ्लॉपी, वो सब आपका इसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में सबसे कॉमन प्रकार पे, हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क को HDD के नाम से भी जाना जाता है। HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होता है मतलब, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क को और क्या कहा जाता है, तो HDD। अब हार्ड डिस्क दो प्रकार की होती है भैया। हार्ड डिस्क का पहला प्रकार है HDD और दूसरा प्रकार है SDD। HDD का मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव और SDD का मतलब सॉल्युबल डिस्क ड्राइव, डिस्क ड्राइव। अब देखो आप क्या होता है, हार्ड डिस्क को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया अलग से जोड़ा जाता है। ठीक है, SDD क्या होती है, SDD मदरबोर्ड पर ही पहले से ही अटैच कर दी जाती है। ठीक है, और आपको अलग से भी लगवाना हो SDD तो अलग से भी मदरबोर्ड पे जुड़ जाती है तार के द्वारा, केबल के द्वारा। पर आजकल अगर SDD आप देखोगे खरीद कर, तो SDD आपकी कहाँ मिलेगी, आपको पहले से ही मदरबोर्ड पे इनबिल्ट मिलेगी, मतलब बनाते समय ही उसको निर्मित कर दिया गया या जोड़ दिया गया। हार्ड डिस्क जो रहती है कंप्यूटर के अंदर के डेटा को सुरक्षित रखने का एक स्थान होती है। हार्ड डिस्क में एक रोटर लगा रहता है, घूमती है, तो कितनी स्पीड से घूमती है हार्ड डिस्क, 3600, 5400 और 7200 रोटेशन पर मिनट। एक मिनट में 3600 बार घूमने वाली भी हार्ड डिस्क आती है, 5400 बार घूमने वाली भी हार्ड डिस्क आती है और 7200 बार घूमने वाली भी हार्ड डिस्क आती है। हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर आप देख पाओगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपको बहुत सारे यहाँ पे गोल पहिए दिख रहे होंगे। उन पहिए को आपने क्या कर दिया, एक लोहे या स्टील की छड़ में आपने बहुत सारे पहियों को या चकों को क्या कर दिया, पिरो दिया। दो चकों के बीच में एक रीडर और राइटर लगा दिया, क्यों, क्योंकि डेटा लिखोगे भी और डेटा पढ़ोगे भी। बहुत सारी सीढ़ियों को जोड़ दिया, ये मान बन क्या गई आपकी हार्ड डिस्क। बहुत सारे हार्ड डिस्क भी जो रहती है ना, वो टुकड़ों में बनती है, सेगमेंट में बनती है। ठीक है, और हार्ड डिस्क का जो एक सेगमेंट होता है ना, वो सेगमेंट कितना होता है, 512 बाइट का होता है एक सेगमेंट टुकड़ा। इसके बाद आप आओगे फ्लॉपी पे, तो फ्लॉपी आपकी क्या है, फ्लॉपी आपकी ऐसी स्टोरेज डिवाइस है। क्या है फ्लॉपी आपकी, फ्लॉपी आपकी ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जो एक पतली, कैसी, पतली प्लास्टिक की या एक लचीली चीज होती है।
यह प्लास्टिक की बनी होती है, इसे पर फेराइट की परत पड़ी रहती है और यह बहुत लचीली प्लास्टिक की बनी होती है। हाथ में लोगे तो आप अगर ऐसे ऐसे हाथ को ऊपर नीचे करोगे ना तो आपकी फ्लॉपी भी ऊपर नीचे क्या होगी, ऐसे ऐसे मटकेगी। पर ना मटके उसके लिए क्या है, उस पे आउटर जैकेट, प्लास्टिक जैकेट भी चढ़ा दिया जाता था इस प्रकार का। और हार्ड वो फ्लॉपी इसके अंदर क्या कर दी, बंद कर दी। फ्लॉपी में बिल्कुल बीचों बीच एक छेद होता था, होल होता था। ठीक है, कभी अगर कोई पूछ ले तो फ्लॉपी में क्या बिल्कुल बीचों बीच एक होल रहता है। मछली प्लास्टिक की बनी होती है, इसलिए इसे फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। ठीक है, जिस पर प्लास्टिक का कवर होता है, जैसे जैकेट कहते हैं। फ्लॉपी के बीचों बीच एक पॉइंट बना रहता है, जिससे इस ड्राइव की डिस्क घूमती है। इसी फ्लॉपी डिस्क में 80 डेटा ट्रैक होते हैं और प्रत्येक ट्रैक पर 64 शब्द स्टोर किए जा सकते हैं। मैग्नेटिक टेप के समान कार्य करती है, जो 307 रोटेशन प्रति मिनट की दर से घूमती है। एक मिनट में कितने, 360 रोटेशन पर सेकंड। अब आप आओगे फ्लॉपी के आकार के हिसाब से फ्लॉपी का डेटा कैसा रहता है, तो वो देखते हैं। तो फ्लॉपी 8 इंच व्यास की रहती थी, मतलब 8 इंच बाई 8 इंच। 5.5 इंच की फ्लॉपी रहती थी, 5.5 बाई 5.5 चौकोर। 3.5 इंच की फ्लॉपी आती है चौकोर, 3.5 लंबाई 3.5 चौड़ाई। 3.5 इंच की फ्लॉपी में आप जो डेटा को स्टोर करते हो वो 1.44 MB होता है। 5.25 भी लिखा मिल जाता है, या 5.5, 5.5 तो 5.5 होता है, पर 5.25 है एक्चुअल साइज। इसमें डेटा स्टोर होता है 1.2 MB। और 8 इंच की जो फ्लॉपी होती है 768 KB। अगर आप देखोगे ना तो आप 3.5 इंच की फ्लॉपी भी ले लो ना तो एक गाना भी स्टोर नहीं हो पाएगा। आप एक ऑडियो गाने को भी देखोगे तो 5-6 MB का होता है, लेकिन आपकी फ्लॉपी में तो एक गाना भी स्टोर नहीं होगा। फ्लॉपी का उपयोग सामान्यतः हम देखें ना तो जब किया जाता था, हमें जब बहुत कोई जरूरी डेटा को गाना वाना ट्रांसफर नहीं करते थे, फाइलें ट्रांसफर होती थी जिनकी साइज जरा जरा सी रहती थी, केबी। तो एमबी तो बहुत है उस समय के लिए। इसके बाद आपको एग्जाम के लिए ये तीनों चीजें याद रखना है कि कौन सी फ्लॉपी में कितना डेटा क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अब हम आते हैं मैग्नेटिक टैप। मैग्नेटिक टैप आप लोगों ने देखा है सर, वो कैसे टैप रिकॉर्डर, ऑडियो टैप रिकॉर्डर, वही टैप रिकॉर्डर की कैसेट है ना सर, वो रील टैप रिकॉर्डर की कैसेट जिसमें ब्राउन कलर की रील रहती थी और 2 गोल गोल पहियों पर चढ़ी रहती थी। वही जो आपकी रील है ना, उसको कहा जाता था मैग्नेटिक टैप। मैग्नेटिक टैप भी एक स्टोरेज डिवाइस है। इसमें एक पतला फीता होता है, सही है, ब्राउन कलर का रिबन, जिस पर मैग्नेटिक इंक की कोडिंग की जाती है। इसका प्रयोग एनालॉग और डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह पुराने समय के ऑडियो कैसेट की तरह ही होती थी, वही है। मैग्नेटिक टैप का प्रयोग बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। यह सस्ते होते थे और आज भी इनका प्रयोग डेटा का बैकअप तैयार करने के लिए किया जाता है। और एक और चीज, इसमें आप जो भी डेटा को स्टोर करोगे ना, ऑडियो के फॉर्म में होगा, आवाज। और कैसेट आपको ये फीता दिख ही रहा है यहाँ पर, ब्राउन कलर का फीता। ठीक है, इसके बाद आप आओगे ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क आपकी ऐसी डिस्क होती हैं जिनमें लाइट की मदद से आप डेटा लिख रहे हो, लाइट की मदद से क्या कर रहे हो, डेटा पढ़ रहे हो। सीडी और डीवीडी और भी होते हैं, वो हम थोड़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। देखा है आपने, बिल्कुल एक गोल पहिए की तरह होती है, बीचों बीच एक होल रहता है। एक सीडी में 720 MB तक का डेटा क्या कर लिया जाता है, स्टोर करके रखा जा सकता है।
ठीक है। सीडी के अगर आप व्यास की बात करो तो सीडी का व्यास होता है, सेंटीमीटर में बात करो तो 12 सेंटीमीटर, और अगर आप इंच में बात करो तो 4.75 इंच। सीडी की मोटाई की बात करो आप तो 1.2 mm, और सीडी के वजन की बात करो आप तो क्या 16 ग्राम। अब सीडी के जो बीच में होल रहता है उसके व्यास की बात करो तो 15 mm। ठीक है। सीडी आपकी एक ऐसी डिवाइस रहती है, इसमें लाल कलर की लेजर लाइट, क्यों लाइट ही बोल रहे हैं, लाइट की मदद से डेटा लिखा जाएगा, लाइट की मदद से डेटा पढ़ा जाएगा। तो सीडी में लाल कलर की लेजर लाइट का उपयोग करके इसमें डेटा को पढ़ा जाता है, और उस लाल कलर की लेजर लाइट की तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ कितनी होती है 780 नैनोमीटर। एनएम का मतलब है नैनोमीटर, ध्यान रखना है, पेपर में कई बार पूछी जाती है। लाल लेजर लाइट का प्रयोग किया जाता है। सीडी को पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनाया जाता है। सीडी की एक तरफ एल्यूमिनियम की एक पतली सतह होती है, यह सतह बहुत चमकदार होती है, और न्यूमेरिकल अपर्चर इसका क्या होता है 0.45। न्यूमेरिकल अपर्चर भी याद रखना है, तरंग दैर्ध्य भी याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। सीडी आपकी 3 प्रकार की होती है, CDRW, ऐसी सीडी रीड राइटेबल, पढ़ भी लो, आवश्यकता पड़ने पर डेटा को मिटा भी दो और फिर से डेटा भर भी दो, रीड राइटेबल। CDR मतलब सीडी रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। मार्केट में खाली सीडी मिलती हैं, उनमें एक बार डेटा भर दिया, बार बार पढ़ लो, वो रिकॉर्डेबल। और सीडी रोम का मतलब वहीं से भरी हुई आई है, और आप तो सिर्फ उसको क्या कर पा रहे हो, पढ़ने का कार्य कर पा रहे हो। ठीक है। अब हम अपने आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं, और आगे के टॉपिक पे क्या आएगा हमारा डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सबसे पहला, देखने में बिल्कुल सीडी की तरह ही होती है। व्यास की बात करो तो वही है 12 सेंटीमीटर, वजन की बात करो तो भी वही है, स्टोरेज की बात करो तो अलग, स्टोरेज आपका 720 MB, 720, हाँ 720 MB ना होकर इसका स्टोरेज होता है 4.7 GB। ठीक है सर, इसमें सिर्फ वो क्षमता बढ़ा दी है, डेटा कुछ नहीं। इसके बाद इसका तरंग दैर्ध्य की आप बात करो तो 650, वहां कितना था 780, यहाँ कितना है 650। लाल कलर की लेजर लाइट का ही प्रयोग किया जाता है। न्यूमेरिकल अपर्चर होता है 0.6, और 3 प्रकार की ही आपकी डीवीडी मार्केट में आती है, हाँ या ना। इसके बाद हम एक और एडवांस प्रकार पे जाते हैं, और वो आता है हमारा ब्लू रे डिस्क। ये भी आपकी लाइट से पढ़ने जाने वाली मेमोरी ही होती है। डेटा कितना 25 GB। सीडी एक साइड से रखते हो, दोनों साइड से अलट पलट के रख लेते हो, एक साइड से ऐसा। ब्लू रे डिस्क दोनों साइड से अलट पलट के रखी जा सकती है। एक साइड से रख दिया 25 GB भर दो, पलट के रख दो, फिर 25 GB भर दो। लेकिन अगर आपसे कोई नॉर्मल पूछे कि ब्लू रे डिस्क में कितना डेटा स्टोर होता है 25 GB, वो बोले डबल लेयर में तो 50। एक और आती है ट्रिपल लेयर 100। एक और आती है क्वाड ट्रिपल लेयर 128 GB। 4 प्रकार 25, 50, 100, 128, इतना डेटा को आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। और आपसे नॉर्मल कोई पूछता है तो 25 GB ही है, डबल में 50, ट्रिपल में 100। ब्लू रे डिस्क का न्यूमेरिकल अपर्चर 405 नैनोमीटर होता है, और यहाँ लाल कलर की लेजर लाइट का प्रयोग नहीं किया जाता भैया। नीली बैगनी मतलब क्या, नीली कलर की लेजर, बैगन भी नीला, नीली बैगनी मतलब बैगन जैसा नीला कलर। तो आपका नीली कलर की लेजर लाइट, वहां दोनों में लाल हो रही थी। अगर आपसे कोई पूछता है कि सीडी और डीवीडी किस कलर की लेजर लाइट का उपयोग करती हैं तो लाल, लेकिन ये नीली या बैगनी नीली लिखा मिल जाए तो वो तो सही है। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है 0.85,
और डायामीटर सेंट्रल होल की जो हम पहले ही देख चुके हैं 15 mm, आया ना। इसके बाद हम आते हैं फ्लैश ड्राइव। फ्लैश मतलब होता है साफ होना, ठीक है, साफ होने वाली। तो फ्लैश ड्राइव का मतलब ये होता है ऐसी मेमोरी जिनके अंदर का डेटा आवश्यकता पड़ने पर मिटा दिया जाए, फिर भर दिया जाए, फिर मिटा दिया जाए, फिर भर दिया जाए। पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड पूरा भर दो, आवश्यकता पड़ने पर फॉर्मेट करके हटा दो। पेन ड्राइव पूरी भर दो, फॉर्मेट करके हटा दो। पेन ड्राइव को दो प्रकार से नापा जाता है उनकी स्पीड के आधार पे। एक होती है यूएसबी 2.0 और एक होती है यूएसबी 3.0। यूएसबी 2.0 वाली पेन ड्राइव जो रहती है उसकी स्पीड कम होती है, यूएसबी 3.0 वाली पेन ड्राइव रहती है उसकी स्पीड ज्यादा होती है। मेमोरी कार्ड को उनकी क्लास के आधार पे नापा जाता है, क्लास 4, क्लास 6, क्लास 10। जो क्लास 10 वाला मेमोरी कार्ड होता है उसकी सबसे ज्यादा स्पीड होती है। और आपको मेमोरी कार्ड पे अगर क्लास देखना हो तो एक छोटा सा सर्किल होगा और उस सर्किल के अंदर 6, 4 या 10 में से कुछ भी लिखा होगा। 10 लिखा है मतलब वो क्लास 10 मेमोरी कार्ड है, और 6 लिखा है मतलब वो क्लास 6 मेमोरी कार्ड है। क्लास से अंतर कुछ नहीं पड़ता, मात्र इतना अंतर पड़ता है डेटा हस्तांतरण स्पीड पे। जिस स्पीड से डेटा का आदान प्रदान कर रही है कम वाली स्पीड का होगा तो कम स्पीड से करेगा, क्लास 10 होगा तो उनसे थोड़ा सा ज्यादा स्पीड से कर देगा, ठीक है। तो ये आपके सभी क्या है, मेमोरी के प्रकार हैं। अब मैं आपको मेमोरी को जो है एक बार और डिस्कस करवाए दे रहा हूं एक फिगर की मदद से। मैं आपको पूरी मेमोरी को क्या करवाए दे रहा हूं, रिवाइज करवाए दे रहा हूं। आप पूरी मेमोरी को हम देखते हैं, पूरी मेमोरी को क्या कर लेते हैं हम, डिस्कस करते हैं एक फिगर की मदद से। ठीक है, ये फिगर आपका ओपन हो गया। पूरी मेमोरी को हम एक बार यहां से क्या कर ले रहे हैं, डिस्कस कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे मेमोरी को आपका क्या है, दो टाइप पे वर्गीकृत किया गया है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में इंटरनल में रजिस्टर और कैश। रैम में भी आपके दो प्रकार, डी रैम और एस रैम। तीसरा तो वो क्या है, डायनेमिक के अंदर ही आता है। रोम के आपके 4 प्रकार, पी रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम। रजिस्टर डेटा को स्टोर करता है। कैश मेमोरी। रैम क्या होता है, एस रैम क्या, कंटिन्यूअसली होल्ड डेटा और नॉन रिफ्रेश, मतलब रिफ्रेश ज्यादा नहीं होती। डी रैम का मतलब डेटा शिफ्ट होता जाता है और रिफ्रेश बार बार होती है। रोम पे आप आओगे, पी रोम ओनली वन टाइम डेटा स्टोर, एक बार डेटा भरा जा सकता है। ईपीरोम पे आओगे तो डेटा भरा भी जा सकता है, मिटाया भी जा सकता है, पर पराबैंगनी किरणों के द्वारा, यूवी रेस के द्वारा। डबल ईपीरोम में आपका इरेज तो हो जाता है पर +5 वोल्ट के डेटा से क्या किया जाता है, इसके अंदर के डेटा को इरेज किया जाता है। अब हम आते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी भी आपकी दो प्रकार होती है, सीक्वेंशियल एसेस और डायरेक्ट एसेस। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम से पढ़े जाने वाली मेमोरी। कोई भी आप किताब पढ़ते हो, क्रम से पढ़ते हो, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। और डायरेक्ट एसेस मतलब पेज नंबर 10 खोल लिया, वहां से पढ़ लिया थोड़ा सा, फिर पेज नंबर 20 खोल लिया। तो क्रम से पढ़ी जाने वाली मेमोरी होती है आपकी मैग्नेटिक टैप। मैग्नेटिक टैप मतलब आपका डेक की कैसेट, जो आपका टैप रिकॉर्डर होता है उसकी कैसेट, रील वाली कैसेट, मैग्नेटिक टैप। आपने देखा होगा एक गाने से दूसरे गाने पर जाने के लिए फॉरवर्ड बटन से उस गाने को स्किप करना होता था। ऐसा नहीं होता था एक बार बटन दबाया दूसरे गाने पे चलेगा, नेक्स्ट पे नहीं पहुंचते थे। पहले उस गाने को पूरा वो बजाएगा, भले जल्दी जल्दी स्पीड में बजाएगा, और फिर आगे बढ़ेगा, मैग्नेटिक टैप। पर डायरेक्ट एसेस आपकी ऐसी मेमोरी होती है, इनके अंदर आप जो भी डेटा को सुरक्षित करते हो कहीं से भी पढ़ लो। मैग्नेटिक टैप, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी आपकी ऐसी मेमोरी जिनके डेटा को मिटाया जा सके, तो पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड।
ऑप्टिकल डिस्क आपकी ऐसी डिस्क जिनके अंदर डेटा भरा लाइट की मदद से जाए, पढ़ा लाइट की मदद से जाए। सीडी, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क। और एक और होती है एचवीडी। एचवीडी का मतलब होता है होलोग्राफिकल वर्सेटाइल डिस्क। हाँ या ना? ठीक है। इसके बाद आप आओगे मैग्नेटिक डिस्क पे। मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क और फ्लॉपी। फ्लॉपी भी आपकी 3 प्रकार की होती है, 3.5 इंच, 5.5 इंच और 8 इंच। 1.4 MB, 1.2 MB और 768 KB। तो अगर आप देखोगे तो आपका पूरा स्ट्रक्चर इसी फिगर में, अगर आप देखोगे तो पूरी मेमोरी इसी फिगर के अंतर्गत लिखी हुई है। प्राइमरी आपकी अस्थायी होती है, सेकेंडरी आपकी स्थायी होती है। इस फिगर के अंतर्गत आपका पूरा पार्टीशन लिखा हुआ है। अब कल की क्लास में हम लोग क्या है, मेमोरी से संबंधित जो न्यूमेरिकल आते हैं वो न्यूमेरिकल करेंगे। जो मेमोरी से संबंधित न्यूमेरिकल आपके आते हैं वो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।